गुड मॉर्निंग 11th क्लास। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज और बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले आपको n+l रूल पढ़ाएंगे। n+l रूल को पढ़ाने से पहले बेटा मैं आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको इन रूल्स को जानने से पहले आप सभी प्लीज़ क्वांटम नंबर वाला जो वीडियो है आप उसको देख लें, जिससे कि आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। n+l रूल की अगर हम लोग बेटा बात करेंगे तो n+l रूल जो है वो ये कहता है कि किसी भी आपके पास में कोई भी शब्द है उसकी एनर्जी जो है किसकी कम होगी या फिर किसकी ज़्यादा होगी, ये चीज़ हम लोग किस चीज़ से पता लगा सकते हैं, वो चीज़ हम लोग n+l रूल से पता लगा सकते हैं। n+l रूल जो है वो उसके दो पोस्टुलेट्स हैं मेनली, जिसमें ये कहा जाता है, सबसे पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जिस शब्द के लिए n+l की वैल्यू जो है वो कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसके लिए n+l की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी वो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे आपको एग्जांपल देते हैं कि हम लोग 1s और 2s में से ये जानना चाहते हैं कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो देखेंगे फटाफट से 1s के लिए n की वैल्यू 1 होगी और l की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पर n+l की वैल्यू 1 + 0 = 1 हो गई। इसी तरीके से 2s के लिए 2 + 0 2 हो गया। और अगर हम लोग 2p की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 2 + 1 = 3 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो 1s के लिए 1, 2s के लिए 2 और 2p के लिए 3। तो n+l की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और n+l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s की एनर्जी उससे थोड़ी सी ज़्यादा, देन 2p की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम क्या ऐसा नहीं पॉसिबल कि n+l की वैल्यू जो है किन्हीं शब्द सेल्स के लिए सेम हो जाए? तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है कि n+l की वैल्यू जो है किन्हीं भी दो शब्द सेल्स के लिए सेम हो सकती है। अगर ऐसा होता है बेटा तो यहाँ पर जो है n+l रूल ने सेकंड पोस्टुलेट जो है वो दिया है कि अगर ऐसा होता है कि दो शब्द के लिए n+l की वैल्यू सेम है तो जिस शब्द के लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और जिस शब्द के लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इस चीज़ को हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए फटाफट से 3p और 4s के लिए देखेंगे हम लोग। 3p के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो n की वैल्यू 3 और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। इसको हम आपको क्वांटम नंबर वाले वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है। इसी तरीके से 4s में n के लिए 4 और l की वैल्यू जो होगी वो होगी 0। n+l दोनों ही केसेस में 4 आ रहा है और अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि 3p जो है उसमें n की वैल्यू जो है वो कम है, लेकिन 4s में जो है वो n की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर 3p की एनर्जी कम होगी और 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी। n+l रूल के बिहाफ पर ही बेटा यहाँ पर आफ्बाउ रूल जो है वो दिया गया है। तो आफ्बाउ रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो ऑर्बिटल्स के या शब्द के एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी शेल जो है कोई भी जो ऑर्बिटल है उसकी या शब्द है उसकी एनर्जी जो है वो किसकी कम है या फिर किसकी ज़्यादा है? ये चीज़ इस चीज़ को आप लोग किस चीज़ से पता लगा सकते हैं? n+l से पता लगा सकते हैं। ठीक है। n+l रूल से आप लोग पता लगा सकते हैं। आप लोगों के पास में या तो आप लोग हर ऑर्बिटल के लिए, हर शब्द के लिए n+l रूल अप्लाई कीजिए, उसके दोनों जो पोस्टुलेट्स हैं उन दोनों को अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली रट लीजिए जैसा भी आप चाहें कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। या आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है कि सबसे कम एनर्जी 1s की, देन 2s की, देन 2p, देन 3s, देन 3p। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो n+l रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा आप लोगों को आपकी NCERT में जो है कुछ इस तरीके का जो सिस्टम है वो दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर कुछ 1s, 2s, 2p इस तरीके से दिया हुआ है और उसके बाद में आप लोगों को इसको कुछ इस तरीके से करना है और पहले वाले के हेड को दूसरे वाले के टो से मिक्स जो है वो मिलाना है। तो देन 1s, फिर हम जाएंगे 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 4s। इसी तरीके से अब हम लोग जाएंगे इस तरीके से। तो 4s के बाद हम लोग जाएंगे 4d पर। ठीक है। ये जो चीज़ है आप लोग चाहें तो इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर बेटा मैं आपको दूसरा एक और तरीका जो है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग इस तरीके से याद कीजिए, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहाँ पर जो रेड पेन से जो मैंने मार्क किया है वो मैंने शब्द के लिए किया है। एस मीन्स एस शब्द, पी और डी यहाँ तक ये है। आप लोग ऐसा क्वेश्चन कह सकते हैं कि मैम एफ़ कहाँ है? तो इस चैप्टर में हम लोग जो है
सिर्फ और सिर्फ हमें जो ज़रूरत पड़ेगी बेटा 11th क्लास तक अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ डी से हमारा काम चल जाएगा। इसलिए तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पर देखिए मैंने एस जो है वो ले लिया है, तो एस देन देखिए स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये चीज़ सभी को समझ में आई। देन आपने सिर्फ और सिर्फ एस को उठाया है और उस एस से आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। एस जो शब्द शैल है वो फर्स्ट शैल से शुरू होती है, तो फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। लेकिन बेटा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप इस तरीके से करते हैं तो अगर एक भी नंबर, जैसे कि मान लीजिए आपको ये वाला एस नहीं लिखा तो आप 3S इसको कर देंगे तो सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से पी की शुरुआत कीजिए, तो पी की शुरुआत बेटा सेकंड, जो पी शब्द शैल है उसकी शुरुआत सेकंड शैल से होती है, तो 2P, 3P, 4P, देन 5P। इसी तरीके से डी की जो शुरुआत होती है वो थर्ड शैल से होती है, डी शब्द शैल की शुरुआत जो होती है वो थर्ड शैल से होती है, इसलिए आपने 3D और 4D इस तरीके से किया है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, आप लोग चाहें तो N+L रूल अप्लाई करें, आप लोग चाहें तो डायरेक्टली आप लोगों को ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उसका सीक्वेंस लर्न कर लें। आप लोग चाहें तो इस डायग्राम की हेल्प से कि पहले डायग्राम बनाइए, देन हेड को जो है टेल से मिलाइए और देन उस पाथ को जो है आप लोग फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ आप लोग स्कूल पब्लिक स्कूल इस वाले तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा आपको NCERT में जो ये सीक्वेंस दे रखा है, मैंने हालांकि आपको पूरा सीक्वेंस नहीं लिखा है, NCERT में जो सीक्वेंस दे रखा है उस सीक्वेंस में कुछ बुक्स में नई और पुरानी का थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ बुक्स में जो है वो हल्का सा मिसप्रिंट जो है वो हो रहा है, तो आप लोग उसको अपने आप से देखेंगे फटाफट से कि N+L रूल अप्लाई करेंगे। जो भी आपको एक प्रॉपर जो ऑर्डर दे रखा है, लिखा हुआ जो लाइन है उसमें इसी तरीके से जो लाइन लिखी हुई है उसमें मिसप्रिंट है। N+L रूल आप सभी पर, आप उन सभी ऑर्बिटल्स पर, उन सभी शब्द सेल्स पर अप्लाई करके देखेंगे और आप देखेंगे कि कहाँ पर जो है दिक्कत है, ठीक। और देन फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ भाई कौन सी NCERT नए या फिर पुराने एडिशन में कहाँ पर जो है दिक्कत है, ठीक। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाएंगे, जैसा कि आप लोग 9-10 से पढ़ के आ रहे हैं। जैसे कि लिथियम है 2,1 हो गया, सोडियम है 281 हो गया, पोटेशियम और कैल्शियम हमारे लिए 9-10 से ही सिरदर्दी रहा है, हमें समझ में नहीं आया है। तो उस चीज़ को समझने के लिए ही आप लोग जो है ऑफ-बाउ रूल जो है उसकी हेल्प लेंगे। तो जैसे कि लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो फिर आप 1s2 2s1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि S जो शब्द शैल है, S बेटा जो शब्द शैल होगी उसमें जो है एक ऑर्बिटल होती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। P में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D में 5, 10, F में 7 और 14। इसको मैं प्रीवियस वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बस हल्का सा रफली बता दिया है। तो लिथियम जो है वो 3 है, 1s2 2s1। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि बेटा S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हम जो है 2 यहाँ पर भर चुके हैं और हमारे पास एक ही बचा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगर सोडियम की बात करेंगे तो 11 है, 1s2 2s2 2p6 काउंट कीजिए, 6 और 2 8 और 2 10 हमारे पास। हम अगली शेल में जो कि 3s1 है अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल या अकॉर्डिंग टू N+L रूल, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि आप लोग यहाँ पर 1 ही भरेंगे, ठीक है। एक और चीज़ बेटा आप सभी लोग ध्यान देंगे कि कोई भी इसे 1s² नहीं पढ़ेगा, हम लोग इसे 1s2 2s2 2p6, ये पावर्स नहीं है। ये जो ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं कि किसी भी शब्द शैल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बेटा पोटेशियम की बात करेंगे तो 19 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखेंगे फटाफट से, हमारे पास 2 8 10 हो गए बेटा, यहाँ पर 18 और 1 19। अगर हम लोग यहाँ पर इस वाले मतलब ये जो इस फॉर्म में हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम लोग उसको शेल के बिहाफ पर अगर हम लोग देखें कि भाई शेल में कितना है, तो देखेंगे फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। सेकंड जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो फोर्थ शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है पोटेशियम में ऐसा क्यों होता है कि थर्ड शेल कंप्लीट नहीं होती, उसके बावजूद भी फोर्थ शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ जाते हैं,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है बेटा वो ऑर्बिट्स के हिसाब से नहीं होती है, वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी या फिर सबशेल्स की एनर्जी लेवल जो होता है उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास में कैल्शियम हो गया। मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फटाफट से देखेंगे हम लोग, बात करेंगे आयरन की, जिसका एटॉमिक नंबर बेटा 26 है। तो देखेंगे 1s2 2s2 2p6, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन 3s2 3p6 4s2। अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल बेटा 4s2 पहले आता है, इसलिए अब देखेंगे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन, जबकि हमें भरने कितने हैं 26 इलेक्ट्रॉन। 4s के बाद आता है 3d, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर 6 ही भरेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ये रफ वाली चीज़ है, हम लोग इसको फेयर कैसे करते हैं कि फर्स्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ, सेकंड शेल एक तरफ, थर्ड शेल एक तरफ, तो उस हिसाब से ये जो 3d है उसको हम 4s से पहले लिखेंगे, ठीक। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 3d में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4s के बाद में ही जाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 3d की अगर हम लोग बात करेंगे उसका एनर्जी लेवल जो होता है वो इन कंपैरिजन टू 4s ज़्यादा होता है, और ऑफ-बाउ रूल ये कहता है कि जिसका एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले जाते हैं, इसलिए जब तक 4s नहीं भरेगी तब तक 3d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर जो है सब शेल्स को बेटा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सब शेल्स को सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज किया गया है कि 1-1 वाली एक तरफ, 2-2 वाली एक तरफ और 3-3 वाली एक तरफ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग और आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमने आपको जिंक का एग्जांपल दिया जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। एक और चीज़ बेटा, आपको जो है 11th क्लास तक कम से कम 30 तक आप लोगों को एटॉमिक नंबर सभी के याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे फटाफट से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देन हम वापस से रीअरेंज करते हैं, 3d को हम लोग अंदर लेके आते हैं और 4s को हम लोग बाहर लेके आते हैं। मैंने ये लाइन इसलिए लगा दी कि 1s2 के बाद में 3p6 तक ये एज इट इज़ रहेगा, और जो चीज़ चेंज हुई है मैंने उस चीज़ को जस्ट सिंपल आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग बेटा बात करेंगे होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की। तो होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है कि ये रूल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में, जो कि मतलब अगर वो सेम सबशेल की ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि हर ऑर्बिटल जो है उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हर ऑर्बिटल जो है वो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेटा 2p3 की, तो 2p3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 2 3 इस तरीके से ये जो चीज़ है वो गलत होगी। ऐसे नहीं आप फिलअप करोगे ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत है। पहले आप सारी की सारी जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनको सिंगली ऑक्यूपाइड करोगे, अगर उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो पेयरिंग होगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें आपके पास में 2p5 है तो आप ऐसे नहीं करोगे 1 2 3 4 5, ये जो चीज़ है वो गलत होगी। सॉरी बेटा 3 ही है, ये एक थोड़ी सी बड़ी बन गई है, ये मेरी गलती है। हाँ जी 1 2 3 4 और 5, ये तरीका जो है वो सही है। अब आप लोग कहेंगे मैम क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों आया तो सेम, तो लेकिन देखिए फ़र्क पड़ता है। ये ज़रूरी मतलब इसमें सेम आए, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही आए। हमने आपको ऊपर वाले में दिखा दिया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ही आए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बता चुके हैं बेटा कि पहले जो सारी ऑर्बिटल्स हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड होंगी, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। ये जो चीज़ है वो चीज़ कहता है होन्स रूल। ये सभी जो रूल्स मैं बता रही हूँ बेटा, एक ना एक रूल पक्का 101% आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा, और इसके अलावा ये सारे रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम के होंगे, स्पेशली जैसे कि ऑफ-बाउ रूल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, होन्स रूल है। ये इन सभी के जो भी एप्लीकेशंस हैं इनको आप कहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये जो चीज़ है ये 12th क्लास के लिए भी बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग बेटा जैसे कि बात करते हैं, मान लीजिए 3d5 है तो 5 इस तरीके से जाएंगे, 3d7 है तो 1 2 3 4 5 देन 6 और देन 7, ठीक है।